हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के 14 प्रश्नों का मुद्दा अभी तक सुलझा ही नहीं था। अब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एक नया प्रश्न और पूछ लिया है, जिस प्रश्न की वजह से बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। आइए समझते जानते हैं क्या है वो प्रश्न और क्या है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला। फिलहाल टाइटल का कहना है, कैन स्टेट्स मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर अंडर आर्टिकल 32 और 131, क्लोजर लुक एट प्रेसिडेंट सीक सुप्रीम कोर्ट्स व्यू। अब देखिए, दरअसल भारत का संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल कीजिए, और संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको किसी भी मुद्दे पर कोई समस्या है या कहीं पर भी आप कुछ डाउट के अंदर है तो उसका समाधान के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम हमारे देश के अंदर संविधान का अभिभावक भी कहते हैं। अब इस दौरान प्रेसिडेंट को अधिकार है कि अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करो और कुछ भी पूछ लो, जो भी सार्वजनिक महत्व का विषय है। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हमारे देश की महामहिम 14 प्रश्न पूछ चुकी हैं, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक पूरा क्लैरिटी से नहीं दिया गया। अब एक नया प्रश्न ये पूछ लिया गया है आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए ही कि भाई ये बताइए कि अगर कभी भी राज्यों को कोई परेशानी हो रही है तो वो संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करेंगे या फिर अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल करेंगे। अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की स्थिति से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 131 जो केंद्र और राज्य के या फिर राज्य के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है, कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आप ये बताइए। अब दरअसल इससे जुड़ी क्या है तमाम पहलू, आइए नजर डालते हैं एक बार। तो अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न जो राष्ट्रपति ने भेजा था, और राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर राज्यों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 131 के बजाय क्या अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं। अब दरअसल ये मामला क्या है और क्यों है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये कोई नया मामला नहीं है, ये एक पुराने मामले की जुड़ी हुई कड़ी है। आप सभी को एक मामला याद होगा जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर का केस था, जिसमें सरकार को ये आपत्ति थी कि गवर्नर साहब ने हमारे मुद्दों को, यानी कि हमारे जो विधेयक है उनको क्यों रोका हुआ है। 10 विधेयकों को रोक के वो बैठे हुए हैं, और 10 विधेयकों को रोक के बैठने के बाद में उसके मामले में निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिससे कि हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अब राज्य सरकार ने एक पिटीशन दर्ज की, और जो पिटीशन दर्ज की वो सुप्रीम कोर्ट में भेजी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इन सारे मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को समझा गया विधेयक के ऊपर, जिसके बाद फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर टाइमलाइन लगा दी कि भाई आपको इतने समय में ही निर्णय लेना होगा विधेयक के ऊपर। अब इसके बाद सारा विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ गया, और 14 प्रश्न फिर राष्ट्रपति ने पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई जरा मुझे इन सभी प्रश्नों के जवाब दो। अब इस दौरान सरकार का यह कहना है कि दरअसल इस पूरे के पूरे मुद्दे में सरकार के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, दरअसल वो पिटीशन जो थी वो अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल करते हुए नहीं लगी थी। उस पिटीशन से ऐसा पता चलता है कि वो एक मौलिक अधिकारों के हनन की पिटीशन थी, और अनुच्छेद 32 के तहत लगाई गई थी, जो ये बताती है कि अनुच्छेद 32 तो मौलिक अधिकारों की पिटीशन है। अब यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये तो एक बड़ी गड़बड़ वाली स्थिति है, और दरअसल अनुच्छेद 131 में जब कभी पिटीशन लगती है तो यहाँ पर थोड़ा लंबी कार्रवाई चलती है, थोड़ा आराम से काम होता है। अनुच्छेद 32 की पिटीशन में जल्दी काम होता है। तो इसी पिटीशन के मामले के तहत फिलहाल क्या है कि चीजों की चल रही है सुनवाई, प्रश्न पूछ लिया गया है, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए एक बेंच बनी हुई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, 5 न्यायाधीश हैं। BR गवई जो फिलहाल CJI हैं, इसके अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदुरकर, इन 5 न्यायाधीशों की ये बेंच है। अब केंद्र सरकार यही कह रही है कि भाई एक बात बताओ, अगर कभी भी राज्यपाल या राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं या फिर देरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी मामले को चुनौती कैसे देंगे। अनुच्छेद 131 के तहत दे सकते हैं। अब मन में ये भी प्रश्न है कि अनुच्छेद 131 क्या कहता है, तो देखिए दरअसल अनुच्छेद 131 ये कहता है कि जब कभी भी केंद्र सरकार का राज्य से कोई विवाद हो या फिर राज्यों का ही आपस में कोई विवाद हो, तो वो विवाद अनुच्छेद 131 के तहत उठाया जाएगा। तो संघीय मुद्दे से जुड़ा हुआ जो भी मामला होता है वो अनुच्छेद 131 के तहत आता है। अब अनुच्छेद 131 के तहत क्यों केंद्र सरकार कह रही है, तो केंद्र सरकार का यह कहना है कि देखिए चाहे आप बात करें राज्यपाल की या फिर आप बात करें राष्ट्रपति की, ये दोनों ही लोग केंद्र की ओर से काम करते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं एक प्रकार से। और इस दौरान मान लीजिए कि चाहे राज्यपाल का या फिर राष्ट्रपति का राज्य से कोई विवाद हो रहा है, तो ये तो एक प्रकार का केंद्र और राज्य के बीच का विवाद माना जाएगा। हालांकि इस विवाद का समाधान वैसे चलो हमें संसद में करना चाहिए, पर फिर भी अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला अनुच्छेद 131 के तहत चलेगा, जहां पर अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य के बीच का और राज्य के बीच के विवादों का समाधान करता है। अब इस पूरे मामले में
जो पिछली कार्रवाई हुई है वो काफी त्वरित हुई है। आपने काफी तेजी से सारा मामला सुन लिया और काफी तेजी से सभी चीजों का समाधान करते हुए मामला आपने पूरा फैसला कर दिया। तो अब फिलहाल अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करेंगे राज्य 131 का, वो यहाँ पर चर्चा में आ रहा है। हालांकि इस दौरान 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और तीनों आर्टिकल्स को अच्छे समझना है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 131। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 131 क्यों खास है और क्यों केंद्र सरकार कह रही है कि अनुच्छेद 131 के तहत सुनवाई होनी चाहिए थी, अनुच्छेद 32 में सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही केंद्र सरकार का तो यह भी कहना है कि भाई एक बात बताओ, अनुच्छेद 32 तो एक मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही मौलिक अधिकार बना हुआ है और मौलिक अधिकार नागरिकों के होते हैं, ना कि मौलिक अधिकार होते हैं राज्य के। तो जब राज्य के मौलिक अधिकार ही नहीं है तो वो अनुच्छेद 32 का तो इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। तो ये वाली स्थिति भी है। तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई राज्य पिटीशन दायर कर रहा है अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए तो फिर उस पर तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आपने जो किया वो गलत काम किया। और आप ये बताइए कि अनुच्छेद 131 में सुनवाई करनी चाहिए थी 32 में। अब ये प्रश्न पूछ लिया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से। तो सर्वोच्च न्यायालय को संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के बीच, यानी कि मान लीजिए कि एक तरफ केंद्र सरकार है हमारी और उसका विवाद किसी एक राज्य से या फिर एक से ज्यादा राज्यों से विवाद चल रहा है, तो ऐसी पूरी कंडीशन में अगर कभी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा तो वो अनुच्छेद 131 के तहत पहुंचेगा। या फिर मान लो कि कई राज्यों के बीच आपसी कोई भी मुद्दा चल रहा है, कोई भी विवाद है, तो वो भी अनुच्छेद 131 के तहत ही पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये एक संघीय विवाद हो जाता है। फिलहाल एक इस प्रकार की स्थिति होती है जहां पर अधिकारों का मामला हो जाता है, नियमों का मामला आ जाता है। उसके विवाद के तहत जब राज्य से झड़प में आता है या फिर जब केंद्र सरकार एक राज्य से या कई राज्यों के साथ विरोध में आती है तो तब ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अब इसका समाधान करेगा। तो विवाद फिलहाल ये है कि किसी विधि या तथ्य के प्रश्न से संबंधित जो मुद्दा होगा वो इसमें उठाया जाता है। अब विवादों का समाधान संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय चीजों को बैलेंस कर दे और आने वाले समय में भी ऐसे कोई समान डिस्प्यूट ना उठे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो सभी राज्य मानते हैं। अब इस दौरान ये भी देखा जाता है कि खास तौर पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो संविधान के तहत या संविधान के बनने के बाद विवाद में आए। अगर कोई ऐसा मुद्दा जो संविधान से पहले से ही अलग कर दिया गया है और उसको अलग करने के बाद पहले ही कह दिया गया कि वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा, तो ऐसे मुद्दों की सुनवाई नहीं हो सकती। यानी कि संविधान के पहले से ही किसी मुद्दे को न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है तो ऐसे मुद्दों की तो सुनवाई हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो संविधान के तहत सारी चीजें चलती हैं और ऐसी स्थितियां देखी जाती है कि जो संविधान के अनुरूप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और न्यायालय इन विवादों को सुलझा सकता है, चाहे वो केंद्र और राज्य का हो या फिर राज्य का हो। तो ये भी एक खास स्थिति है। अब इस दौरान अगर कभी भी आर्टिकल 131 के तहत कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो पहली बात तो सुनवाई जो होती है वो सुनवाई ट्रायल कोर्ट की तरह की जाती है। तो ट्रायल कोर्ट की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी सुनवाई होती है। इसमें दलीलें भी दी जाती हैं, साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं और गवाहों की परीक्षा भी ली जाती है, यानी गवाहों से भी बातचीत की जाती है। लेकिन जिस तरह की सुनवाई अभी पिछले मामले में हुई थी तमिलनाडु के सरकार और गवर्नर के मामले में हुई थी, तो वहां पर ये प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। और जब ट्रायल कोर्ट के समान कार्रवाई चलती है तो ये समझिए कि सुनवाई थोड़ी सी समय लेने वाली होती है और सुनवाई अधिक औपचारिक होती है। तो अब फिलहाल केंद्र सरकार का ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है वो अनुच्छेद 132 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत की है और अनुच्छेद 32 में तो राज्य को कोई अधिकार भी नहीं है और राज्य के अपने कोई मौलिक अधिकार भी नहीं है, इसलिए स्थिति गड़बड़ है। हालांकि फिलहाल अब पिटीशन लगा के खुद सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया गया कि सुनवाई होनी कहाँ चाहिए थी, आप ये बताइए। तो अनुच्छेद 131 इसलिए बहुत ज्यादा खास है और केंद्र और राज्य के बीच के विवादों का या राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान करता है कि आप विवाद का समाधान करते हुए सभी के लिए स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। अब इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 226 की, तो अनुच्छेद 226 में दरअसल हमारे हाईकोर्ट को अधिकार मिले हुए हैं कि वो कैसे मौलिक अधिकार और बाकी अधिकारों के लिए समाधान करें। हालांकि इस दौरान भी मामला ये होता है कि नागरिकों की जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, चाहे नागरिकों का कोई कानूनी अधिकार हो, नागरिकों का मौलिक अधिकार हो या कोई और पक्ष हो नागरिकों से जुड़ा हुआ, अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं है बल्कि यहाँ पर हाई कोर्ट की अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं कि क्या क्या है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए शासक कानूनी अधिकारों के संरक्षण के अलावा कोई और उद्देश्य भी होगा तो उसके लिए यहाँ पर हाईकोर्ट को अधिकार है कि वो निर्देश दे, आदेश दे या फिर रिट जारी कर दे। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उसका प्रयोग किसी नागरिक या संगठन के द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों के विरुद्ध कर सकता है हाईकोर्ट। इस दौरान हाईकोर्ट 5 अलग अलग प्रकार की रिट जारी करता है और 5 अलग अलग रिट के अलावा कोई और रिट भी वो जारी कर सकता है जो इसी मामले में उचित लगती है। तो जो रिट्स यहाँ पर जारी की जाती है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा है।
अब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? अगर मान लो किसी व्यक्ति को हिरासत में रख लिया गया और वो हिरासत ठीक नहीं है, न्याय के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि व्यक्ति को भाई हमारे सामने लेकर के आओ, पेश करो जिसको आपने हिरासत में रखा हुआ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। और जो ये 5 रिट हैं, यही 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। परमादेश में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करता है और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। प्रतिषेध के तहत किसी न्यायालय न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है। उत्प्रेक्षण लेख जारी करते हुए निचली अदालत के निर्णय को रद्द किया जा सकता है और अधिकार परीक्षा का इस्तेमाल करते हुए किसी सरकारी पद की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब इस दौरान मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण कर लेता है जब व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है, तो उस पूरी स्थिति में मामला कैसा हो जाता है कि अगर कभी भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो कोर्ट बीच में आएगा और कोर्ट बीच में आकर के उस व्यक्ति से पूछेगा कि भाई आपने ये पद किस अधिकार से धारण किया हुआ, जरा आप मुझे बताइए क्या स्थिति है आपकी। तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो ये 5 रिट क्या होता है कि अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब अंतरिम आदेशों के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय के तहत यह माना जाता है कि 2 सप्ताह का समय लगेगा और 2 सप्ताह में सभी चीजें पूरी की जाएंगी। ये अनुच्छेद 32 से व्यापक भी होता है क्योंकि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल हाई कोर्ट व्यापक दायरों में कर सकता है, चाहे मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार और बाकी कोई और मामला हो तब भी। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 226 का उपयोग राज्य सरकारों के द्वारा संघ के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है या किसी और मामले में नहीं किया जा सकता, यह भी स्थिति होती है। यानी कि केंद्र सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल राज्य सरकारें नहीं कर सकती क्योंकि सरकारों के अपने मौलिक अधिकार नहीं होते। मौलिक अधिकार केवल हमारे संविधान ने नागरिकों को दिए हुए हैं। तो ये एक खास प्रश्न फिलहाल यहाँ पर चर्चा में चल रहा है। इसी के साथ अनुच्छेद 32 का मामला भी है। तो अनुच्छेद 32 में वो 5 की 5 रिट तो आएंगी जो आपको मैंने बताई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। लेकिन अनुच्छेद 32 इस वजह से खास है कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और देखने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार भी है अनुच्छेद 32। तो इसके लिए आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है जब कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। यहाँ पर अन्य न्यायालयों को भी समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है संसद। ऐसा भी मेंशन है कि संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और न्यायालय को भी यह अधिकार क्षेत्र दे सकती है कि आप भी रिट जारी करें। लेकिन अभी तक हमारे संविधान के तहत जो अधिकार है वो किसको दिया गया? केवल सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। ठीक, और ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है जैसा कि आपको बताया, इसलिए आपातकाल के अलावा कभी निलंबित नहीं करते, लेकिन आपातकाल में भी इसको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के लिए मेंटेन रखा जाता है, ये व्यवस्था में बरकरार रहता है। और केंद्र का पक्ष यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार के पास अपने मौलिक अधिकार नहीं है जैसा कि आपको बताया, इसलिए वो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अब फिलहाल यहाँ पर पूरा का पूरा विवाद अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 131 का चल रहा है। 131 जो सीधे तौर पर विवाद समाधान की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वहीं अगर अनुच्छेद 32 के तहत कोई राज्य रिट दायर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये प्रश्न अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में होगा क्या और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। हालांकि वैसे तो अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 32 इन दोनों को ही हम लोग अच्छे से समझ जान भी रहे हैं। बाकी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फैसला। बाकी आप लोग बताइए कि क्या राज्य को भी अधिकार है कि वो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए अपने मामले में सुरक्षा ले सकता है। और वैसे भी राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों केंद्र से ही जुड़े हुए होते हैं। अब ऐसी स्थिति में मामला तो केंद्र और राज्य के विवाद का होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के तहत सीधा जाना चाहिए। तो जब हमारे पास संविधान में अलग से एक सेक्शन मिला हुआ है केंद्र राज्य विवादों का, तो उसका इस्तेमाल करके सभी चीजें पूरी बिल्कुल की जा सकती हैं। बाकी इन सही बातों को जानने के बाद मुझे लगता है कि एक इजी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना है। और साथ ही आप लोग अगर द हिंदू न्यूज़पेपर का अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल सकता है स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे रोज सुबह 9 बजे, जहां हम लोग न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ हिंदी में एक अच्छा एनालिसिस देखने के लिए। और साथ ही आप लोग अगर एंड ऑफ द सीजन सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिलहाल स्टडी IQ में KL Live कोड का यूज करके आप लोग ले सकते हैं एक बड़ा डिस्काउंट। तो KL Live कोड आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी देगा और आपके लिए फिलहाल 2026-27 के बैचेस चल रहे हैं और ये ऑफर अवेलेबल 31 अगस्त तक। तो हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है, यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की क्लासेस मिलती हैं। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं इसमें अवेलेबल होती हैं, जहाँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर होता है। साथ ही करंट अफेयर्स के अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। आप लोग को स्टडी मटेरियल भी पूरा मिलता है। आप लोग की टेस्ट सीरीज की सुविधा भी इसमें होती है और 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी होती है, जहाँ आपकी तैयारी को अच्छा बनाया जाता है, पूरा मार्गदर्शन किया जाता है और आपके सभी कार्यों को इवेल्युएट किया जाता है। तो 31 अगस्त तक के लिए अवेलेबल है ऑफर। KL Live कोड कीजिए यूज और ले लीजिए फिलहाल बैच डिस्काउंट। साथ ही आप जुड़ सकते हैं
मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए, जहां हमारा डिस्कशन होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सभी हो चुकी हैं पूरी। बस फिलहाल इस वीडियो को कीजिए लाइक, और जिन्होंने शेयर नहीं किया, शेयर किए बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।